जुलाई 2025 की एक उमस भरी दोपहर थी। मुंबई का बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हमेशा की तरह व्यस्त था। शेयर बाजार के उतार चढ़ाव की हलचल में हजारों करोड़ों का लेन देन हो रहा था। लेकिन उसी दिन एक मामूली बैंक अधिकारी ने एक ऐसा ट्रांजैक्शन नोटिस किया जिसने भारत के बैंकिंग इतिहास में सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया। ये घोटाला न सिर्फ पैसों की हेराफेरी था, बल्कि इसमें बड़े राजनीतिक नाम, अंतर्राष्ट्रीय माफिया और टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल हुआ जिससे देश की अर्थव्यवस्था एकदम से हिल गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं राजनामा यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुंबई के लोअर परेल स्थित सूर्या इंटरनेशनल बैंक में काम करने वाली वंदना मेहरा नाम की एक बैंक अधिकारी हमेशा की तरह कस्टमर ट्रांजैक्शन का ऑडिट कर रही थी। एक रूटीन चेकअप के दौरान उसने देखा कि एक ही अकाउंट नंबर से बार बार भारी रकम विदेश ट्रांसफर हो रही है। पहली नजर में उसे लगा कि यह कोई कंपनी का रूटीन लेन देन होगा, लेकिन जब उसने पिछले 6 महीनों का डेटा खंगाला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वंदना को पता चला कि बैंक से हर हफ्ते 50 से 60 करोड़ रुपए अलग अलग देशों में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। और मजेदार बात यह थी कि यह सब फर्जी कंपनियों के नाम पर ट्रांसफर हो रहा था, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। उसने तुरंत अपने सीनियर को इस बारे में रिपोर्ट दी, लेकिन सीनियर ने इसे हल्के में लेकर फाइल बंद कर दी। लेकिन वंदना को शक था। उसने चोरी छिपे डेटा की कॉपी अपने पास रख ली और एक स्वतंत्र जांच एजेंसी, व्हाइट कॉलर क्राइम डिटेक्टिव एजेंसी को सूचित किया। एजेंसी के प्रमुख अविनाश राठौर ने जब डेटा को खंगाला तो उसने पाया कि घोटाला सिर्फ एक बैंक तक सीमित नहीं था, बल्कि देश के 4 बड़े बैंक, सूर्या इंटरनेशनल बैंक, भारत स्टेट फाइनेंस, न्यू इंडिया बैंक और गैलेक्सी बैंक इसमें शामिल थे। घोटाले का पैटर्न बहुत ही अजीब था। रात के 2 से 4 बजे के बीच ही ज्यादातर लेन देन हो रहे थे ताकि किसी को शक न हो। पैसे पहले क्रिप्टो करेंसी में बदले जाते थे, फिर उन्हें कैम्ब्रिज, दुबई और सिंगापुर जैसे देशों में स्थित फर्जी कंपनियों के अकाउंट में भेजा जा रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि इन ट्रांजैक्शन में कुछ विदेशी आईपी एड्रेस का इस्तेमाल हो रहा था, जो सीधे रूस और चीन से जुड़े थे। बहुत सारे सवाल उठने लगे। क्या इस घोटाले के पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है या फिर यह किसी भारतीय बिजनेस ग्रुप का मास्टर प्लान है? जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक के बाद एक बड़े नाम सामने आने लगे। इस घोटाले की परतें इतनी गहरी थीं कि इसे उजागर करना किसी तूफान को बुलाने जैसा था। आखिर घोटाले का असली मास्टरमाइंड कौन था? यह घोटाला सिर्फ भारत तक सीमित था या इसके तार विदेशों तक भी जुड़े हुए थे? रात के 2:30 बजे मुंबई सूर्या इंटरनेशनल बैंक का डेटा सेंटर, जो एक सामान्य रात की तरह बैंक का डेटा सेंटर काम कर रहा था। ज्यादातर कर्मचारी घर जा चुके थे। सुरक्षा गार्ड्स सिर्फ मेन गेट पर तैनात था। बैंक की सर्वर रूम में बस एक टेक्निकल स्टाफ, रोहित मल्होत्रा, ड्यूटी पर था। अचानक उसे सिस्टम में अनयूजुअल ट्रैफिक दिखाई दिया। डेटा तेजी से बाहर जा रहा था, लेकिन स्क्रीन पर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं दिख रही थी। रोहित ने जब सर्वर लॉग चेक किया तो उसे पता चला कि बैंक का सिस्टम डार्क वेब से जुड़ा हुआ है। डार्क वेब पर चलने वाला स्पूफिंग सॉफ्टवेयर असली ट्रांजैक्शन को छिपाकर उसे किसी तीसरे सर्वर पर भेज रहा था। मतलब बैंक से हो रही करोड़ों की हेराफेरी बैंकिंग सिस्टम में दिख ही नहीं रही थी। एजेंसी के प्रमुख अविनाश राठौर ने जांच में पाया कि इन ट्रांजैक्शन में जिन कंपनियों का नाम आ रहा है वे सिर्फ कागजों पर मौजूद थीं। ट्रिनिटी टेक्नोलॉजीज, ब्लू वेस्ट ग्लोबल, ऑर्बिट कॉर्प जैसी कंपनियां सिर्फ घोटाले के लिए बनाई गई थीं। इनके फर्जी वेबसाइट्स, फेक रजिस्ट्रेशन नंबर और बैंक खातों का इस्तेमाल किया जा रहा था। जांच आगे बढ़ने पर एक नाम सामने आया, समीर ठकराल, जो दुबई में स्थित एक शेल कंपनी का मालिक था। समीर पहले भारत में एक आईटी कंपनी में काम करता था, लेकिन 2019 में उसने नौकरी छोड़ दी और दुबई जाकर क्रिप्टो ट्रेडिंग और शेल कंपनियों का बिजनेस शुरू किया। दरअसल समीर ही वह शख्स था जिसने बैंक के सिस्टम में चोरी करने के लिए हैकर्स को हायर किया हुआ था।
मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने समीर ठकराल के भारत में मौजूद बिजनेस पार्टनर विवेक नायर को गिरफ्तार कर लिया। विवेक के पास से कई फेक पासपोर्ट, डमी अकाउंट्स के डिटेल्स और करोड़ों रुपए की डिजिटल ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड मिले। विवेक ने पूछताछ में कबूल किया कि समीर दुबई से बैठकर पूरे घोटाले को ऑपरेट कर रहा था और उसका सीधा कनेक्शन रूस और चीन के क्रिप्टो नेटवर्क से था। जांच एजेंसी को इस घोटाले के तार राजनीतिक गलियारों से भी जुड़ते नजर आए। एजेंसी को एक लीक हुए ईमेल में पता चला कि इस घोटाले का फायदा उठाकर एक बड़े राजनीतिक दल ने अपने चुनावी फंड में पैसे डाले थे। कई बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आने लगे। आखिर कौन था वह बड़ा नेता जिसने चुनाव फंडिंग के लिए इस घोटाले का इस्तेमाल कर रहा था? दुबई यूएई के आलीशान पेंट हाउस में बैठा समीर ठकराल। बुर्ज खलीफा के करीब एक लग्जरी पेंट हाउस की ऊंचाई पर बैठा समीर ठकराल अपने लैपटॉप पर एक बड़ा ट्रांजैक्शन मॉनिटर कर रहा था। उसकी आंखों में किसी प्रकार का कोई डर नहीं था, बल्कि चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। डार्क वेब के जरिए किए गए 350 करोड़ के ट्रांसफर की पुष्टि होते ही उसने अपने ग्लास में महंगी स्कॉच भरी और आराम से पीछे बैठ गया। भारत में इस घोटाले की खबर अब मीडिया में लीक हो चुकी थी। प्रमुख न्यूज चैनल्स पर 2025 का सबसे बड़ा बैंक घोटाला अब हेडलाइन बन चुका था। सोशल मीडिया पर बैंकिंग सिस्टम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे। विपक्षी दल सरकार को घेरने लगे। इसी बीच व्हाइट कॉलर क्राइम एजेंसी के प्रमुख अविनाश राठौर को एक और बड़ा सुराग मिला, समीर ठकराल का दुबई कनेक्शन। अविनाश ने देखा कि समीर ने दुबई में 5 शेल कंपनियां खोल रखी हैं, जिनके जरिए वह भारत के अलग अलग बैंकों में फर्जी कंपनियों के नाम पर करोड़ों रुपये ट्रांसफर कर रहा था। जांच में सामने आया कि समीर ने दुबई में जिन कंपनियों का नेटवर्क खड़ा किया था वे असल में पेपर कंपनियां हैं। उनका न कोई फिजिकल ऑफिस था और न ही कोई वैध व्यापार था। इन कंपनियों का काम सिर्फ पैसा घुमाना था। इनमें प्रमुख नाम थे गल्फ टेक सॉल्यूशंस LLC, फर्जी IT कंपनी जिसके नाम पर 1200 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई, अस्ट्रा ग्लोबल ट्रेडिंग, ऑयल ट्रेडिंग का दिखावा, जबकि हकीकत में हवाला के जरिए पैसे बाहर भेजे गए। डिजर्ट स्काई होल्डिंग्स, इस कंपनी के नाम पर फर्जी इनवॉइस के जरिए 600 करोड़ का ट्रांसफर हुआ था। समीर ठकराल ने घोटाले का असली खेल क्रिप्टोकरेंसी के जरिए खेला था। हर बार जब बैंक से पैसा ट्रांसफर होता था तो उसे तुरंत USDT और बिटकॉइन में बदल दिया जाता था। इससे ट्रांजैक्शन ट्रेस करना मुश्किल हो जाता था। फिर यह पैसा रूस, चीन और तुर्की के एक्सचेंजों के जरिए वापस फिएट करेंसी में बदल दिया जाता था। अब सवाल यह था कि समीर ठकराल आखिर यह सब क्यों कर रहा था? जांच में सामने आया कि समीर सिर्फ एक मोहरा था। इसके पीछे एक बड़े अंतरराष्ट्रीय माफिया नेटवर्क का हाथ था जो भारत के चुनावी फंडिंग को प्रभावित करना चाहता था। रात के 11:30 बजे न्यूज चैनल भारत वॉच की सीनियर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर वंदना मेहरा अपनी टीम के साथ घोटाले की कड़ियों को जोड़ने में लगी थी। पिछले 72 घंटों में उसने जितनी भी रिपोर्टिंग की थी उसमें बार बार दुबई स्थित शेल कंपनियों का नाम सामने आ रहा था, लेकिन इतना सबूत पुख्ता नहीं थे। इसी दौरान वंदना को एक अनाम ईमेल मिला। ईमेल में समीर ठकराल का पूरा प्रोफाइल, उसकी दुबई की लोकेशन और उसके बैंकिंग ट्रांजैक्शन के डिटेल्स थे। ईमेल भेजने वाला शख्स कोई बैंक का अंदरूनी कर्मचारी था जिसने जानबूझकर यह जानकारी मीडिया को लीक की थी। समीर ठकराल सिर्फ एक मोहरा है। असली खेल उसके पीछे बैठे बड़े लोग खेल रहे हैं। अगर आप इसे रोकना चाहती हैं तो इसे पब्लिक में लाइए। दुबई का पेंट हाउस नंबर 1205 ब्लू मून टावर में वह छिपा बैठा है। जल्द ही वह साइप्रस भागने की तैयारी में है। आपके पास सिर्फ 48 घंटे हैं। वंदना ने बिना समय गंवाए अपनी टीम के साथ समीर का चेहरा उजागर करने का प्लान बनाया। वंदना ने दुबई में एक स्थानीय फ्रीलांस रिपोर्टर राशिद खान को हायर किया। राशिद ने एक फर्जी इंटरनेशनल क्लाइंट बनकर समीर से संपर्क किया। उसने समीर को बताया कि वह रूस के एक अरबपति का प्रतिनिधि है और उसे ब्लैक मनी को बंद करना है। समीर लालच में आ गया और वीडियो कॉल पर डील करने के लिए तैयार हो गया। इस कॉल में समीर का चेहरा पहली बार दुनिया के सामने आया।
वीडियो में समीर ने खुलकर बताया कि बैंकिंग सिस्टम में सेंध लगाना अब बच्चों का खेल है। सिस्टम को क्रैक करने के लिए बस एक सही कोड चाहिए। एक बार पैसा बाहर आ जाए, फिर उसे ट्रेस करना नामुमकिन हो जाता है। यह वीडियो भारत वॉच चैनल पर रात 9 बजे प्राइम टाइम पर चलाया गया। चैनल पर समीर का चेहरा देखकर पूरे देश में हड़कंप मच गया। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर वीडियो वायरल हो गया। समीर के वीडियो खुलासे के बाद कई बड़े नेताओं के नाम उजागर होने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया कि घोटाले के तार एक केंद्रीय मंत्री और एक बड़े उद्योगपति से जुड़े थे। इस खुलासे के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। वंदना की रिपोर्ट देखने के बाद सीबीआई ने तुरंत एक्शन लिया। एक विशेष टीम को दुबई भेजा गया। टीम का नेतृत्व कर रहे थे अविनाश राठौर। सीबीआई ने इंटरपोल के सहयोग से ब्लू मून टावर पर रेड मार दी, लेकिन जब टीम समीर के पेंट हाउस पहुंची तब तक वह वहां से फरार हो चुका था। पेंट हाउस की तलाशी में मिले 10 फर्जी पासपोर्ट, 150 करोड़ रुपए की क्रिप्टो वॉलेट डिटेल्स, फर्जी कंपनियों के दस्तावेज, एक स्पूफिंग सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल बैंक के सिस्टम को हैक करने में हुआ था। सीबीआई को समीर का लैपटॉप भी मिला, जिसमें भारतीय राजनेताओं और उद्योगपतियों के ईमेल और कॉल रिकॉर्ड शामिल थे। सीबीआई की टीम को समीर के पेंट हाउस से भागने की सूचना मिल चुकी थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक समीर अब साइप्रस भागने की फिराक में था। उसे पकड़ने के लिए सीबीआई ने दुबई पुलिस के सहयोग से एयरपोर्ट के 3 मेन गेट्स पर घेराबंदी कर दी। समीर ने दुबई से भागने के लिए फर्जी नाम अलेक्जेंडर खालिद का पासपोर्ट बनवाया था। पासपोर्ट नंबर और चेहरा सीबीआई को मिल चुका था। सीबीआई ने एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों को उसकी तस्वीर और फर्जी नाम के बारे में अलर्ट कर दिया। समीर एयरपोर्ट पर बिजनेस क्लास लाउंज में बैठा था, जहां से वह साइप्रस के लिए फ्लाइट पकड़ने वाला था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन समीर भी बहुत शातिर था। उसने लुक बदलने के लिए बाल छोटे करवा लिए थे, नकली दाढ़ी और मूंछ लगा रखी थी। फ्रेंच एक्सेंट वाली अंग्रेजी बोलकर सुरक्षा कर्मियों को भ्रमित कर रहा था। सीबीआई ने समीर को ट्रैक करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल किया था। जैसे ही समीर ने इमिग्रेशन काउंटर पर अपना फर्जी पासपोर्ट दिखाया, तो सिस्टम ने उसकी पहचान को समीर ठकराल के असली प्रोफाइल से मैच कर दिया। सीबीआई और दुबई पुलिस ने लाउंज को घेर लिया। जैसे ही समीर अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए गेट की ओर बढ़ा, तो सीबीआई अधिकारी अविनाश राठौर ने लाउडस्पीकर पर घोषणा कर दी, समीर ठकराल, आप कानून के शिकंजे में घिर चुके हैं, अपने आप को आत्मसमर्पण कर दो। लेकिन समीर ने हार नहीं मानी। उसने एक फर्जी पासपोर्ट पर यात्रा कर रहे दूसरे यात्री के साथ हाथापाई की और उसकी जगह बोर्डिंग गेट की ओर भागने लगा। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। सीबीआई ने उसे रोकने के लिए फायरिंग नहीं की, लेकिन तुरंत घेराबंदी कर दी। आखिरकार दुबई पुलिस ने उसे पकड़ ही लिया। समीर को सीबीआई की टीम ने इंटरपोल के वारंट के तहत गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 2 सैटेलाइट फोन मिले, 5 फर्जी क्रिप्टो वॉलेट की डिटेल्स मिली, 10 अलग अलग देशों के फर्जी पहचान पत्र भी बरामद हुए। समीर की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही भारत पहुंची, तो मीडिया में यह सबसे बड़ी हेडलाइन बन गई। 2025 का सबसे बड़ा बैंक घोटाला, मास्टरमाइंड समीर ठकराल गिरफ्तार। यह खबर हर चैनल पर छा गया, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। सीबीआई को समीर के लैपटॉप में जो डाटा मिला था, उसमें भारत के कई बड़े राजनेताओं और उद्योगपतियों के नाम थे। सीबीआई को शक था कि समीर सिर्फ एक मोहरा है। इस घोटाले का असली सरगना तो कोई और ही था, जो अब भी पर्दे के पीछे छिपा बैठा था। सीबीआई की जांच में समीर के ईमेल से जो खुलासा हुआ, उसने देश को हिलाकर रख दिया। एक केंद्रीय मंत्री का नाम घोटाले में शामिल था, जिसने हवाला के जरिए पैसे सफेद करवाए थे। 3 बड़े उद्योगपति, जिनके नाम पर फर्जी कंपनियां चल रही थीं। 2 बड़े सरकारी बैंकों के सीईओ, जो इस घोटाले में शामिल थे। इसके बाद समीर ठकराल को दुबई से विशेष विमान में भारत लाया गया। सीबीआई ने उसे विशेष कस्टडी सेल में रखा, जहां अविनाश राठौर और उनकी टीम ने समीर से पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन समीर बहुत ही शातिर निकला। पूछताछ के पहले 12 घंटे में उसने कुछ भी नहीं बताया। वह शांत बैठा रहा, मानो पहले से ही जानता हो कि कब क्या बोलना है। सीबीआई को समझ में आ गया
कि समीर को तोड़ने के लिए सिर्फ पूछताछ ही काफी नहीं होगी। उन्होंने उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने का फैसला किया। समीर के परिवार की सुरक्षा को लेकर सवाल किए गए, उसे दिखाया गया कि उसके क्रिप्टो अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है, उसकी दुबई की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई है। लेकिन समीर अब भी अपने जिद पर अड़ा रहा। उसने बस इतना ही कहा, तुम लोग मुझे जितना तोड़ने की कोशिश करोगे, मैं उतना ही मजबूत होता जाऊंगा। असली खिलाड़ी तो अभी पर्दे के पीछे है, मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूं। सीबीआई ने समीर को तोड़ने के लिए उसके खिलाफ मौजूद सारे सबूत उसके सामने रख दिए गए। क्रिप्टो वॉलेट डिटेल्स, जिसमें 800 करोड़ रुपए का लेन देन था, ईमेल रिकॉर्ड जिसमें भारत के 3 बड़े राजनेताओं के नाम थे, वीडियो कॉल क्लिप जिसमें समीर ने फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की बात कबूल की थी। इन सारे सबूतों को देखकर समीर का चेहरा उतर गया, लेकिन वह अब भी पूरी सच्चाई बताने के लिए तैयार नहीं था। सीबीआई को अब एक नए तरीके से समीर को तोड़ना था। उन्होंने समीर के पुराने साथी और फाइनेंसर विक्रम नागपाल को भी गिरफ्तार कर लिया था। विक्रम को समीर के सामने लाकर क्रॉस इंट्रोगेशन शुरू किया गया। जैसे ही विक्रम ने समीर के सामने गवाही दी तो समीर बौखला गया। विक्रम ने बताया कि समीर सिर्फ एक फ्रंटमैन है, असली मास्टरमाइंड तो कोई और है, वह व्यक्ति जो भारतीय राजनीति में सबसे ऊंचे पद पर है। समीर बस उसका मोहरा है जो पैसा बाहर भेजता है। समीर, जो अब तक शांत था, अचानक से चिल्लाया, विक्रम, तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। सीबीआई को यकीन हो गया कि अब समीर टूटने लगा है। लगातार 28 घंटे की पूछताछ के बाद समीर ने आखिरकार सच उगल ही दिया। उसने बताया कि इस घोटाले का असली मास्टरमाइंड है केंद्रीय वित्त मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी जिसका नाम है राकेश खन्ना। राकेश खन्ना ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सरकारी बैंकों के सॉफ्टवेयर में सेंध लगवाई थी। खन्ना का नेटवर्क इतना मजबूत था कि उसने विदेशी बैंकों में फर्जी कंपनियों के नाम पर अकाउंट खुलवाए और घोटाले का पैसा वहां पहुंचाया। समीर सिर्फ एक सिस्टम क्रैकर था जो बैंकिंग नेटवर्क को हैक करके डेटा को ट्रांसफर करता था। सीबीआई को यह सुनकर झटका लगा, क्योंकि राकेश खन्ना का नाम अभी तक इस केस में सामने नहीं आया था। यह घोटाला सिर्फ एक बैंकिंग स्कैम नहीं था, यह एक राजनीतिक और सरकारी भ्रष्टाचार का महाघोटाला था। सीबीआई ने तुरंत राकेश खन्ना के ठिकानों पर छापेमारी की योजना बनाई। अगली सुबह दिल्ली के वसंत विहार इलाके में स्थित खन्ना के घर पर सीबीआई ने धावा बोल दिया। वहां से बरामद हुए काले धन की 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के कागजात, 9 फर्जी पासपोर्ट, यूरोप, चीन और दुबई के बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स और 50 से ज्यादा फर्जी कंपनियों की रजिस्ट्रेशन फाइल्स। समीर की गिरफ्तारी और उसके कबूलनामे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राकेश खन्ना, जो वित्त मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी था, उसका नाम सामने आने के बाद सीबीआई ने उसकी गिरफ्तारी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से गैर जमानती वारंट ले लिया। लेकिन मामला सिर्फ यहीं नहीं रुका। सीबीआई की जांच में यह सामने आया कि राकेश खन्ना अकेला नहीं था। उसके पीछे भारत की सत्ता में बैठे 3 बड़े नेता थे जो इस घोटाले को अंजाम दे रहे थे। सीबीआई ने मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और हैदराबाद में एक साथ छापेमारी की। इन छापों में उन्हें मिला 2 केंद्रीय मंत्रियों के नाम पर फर्जी कंपनियों के दस्तावेज, स्विस बैंक में छुपाए गए 1200 करोड़ रुपए के अकाउंट्स की डिटेल और क्रिप्टो वॉलेट जिनमें अरबों रुपए की लेन देन की पुष्टि हुई। सीबीआई ने जब इस मामले में शामिल नेताओं के नाम सार्वजनिक किए तो पूरे देश में राजनीतिक भूचाल आ गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रविंद्र शुक्ला, वित्त मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारी राकेश खन्ना और एक बड़े उद्योगपति गोपाल मेहता, इन तीनों का नाम घोटाले के मास्टरमाइंड के रूप में सामने आ गया। ये लोग बैंकों में फर्जी लोन दिलवाते थे और उस पैसे को विदेश में हवाला के जरिए सफेद करवाते थे और फिर उसे क्रिप्टो करेंसी में बदलकर अपनी फर्जी कंपनियों में निवेश करते थे। सीबीआई को इस घोटाले के तार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन, स्विट्जरलैंड और दुबई तक फैले मिले। उन्होंने इंटरपोल के सहयोग से स्विस बैंकों में छापेमारी करवाई। स्विट्जरलैंड में छापेमारी के दौरान सीबीआई को मिले
3 अरब रुपए की संपत्ति के दस्तावेज, 4 फर्जी कंपनियों के नाम और अंतर्राष्ट्रीय हवाला रैकेट के लिंक। सीबीआई को यह भी पता चला कि इस घोटाले में चीनी और यूरोपीय माफिया भी शामिल थे, जो बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के जरिए पैसा सफेद करवा रहे थे। सीबीआई ने इंटरपोल के सहयोग से 8 देशों में रेड नोटिस जारी करवाया। इस घोटाले के खुलासे के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया। विपक्षी दलों ने संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस घोटाले में बड़े नेताओं की मिलीभगत है। सरकार ने इस घोटाले को छुपाने की बहुत कोशिश की। संसद में हंगामा इतना बढ़ गया कि प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। प्रधानमंत्री ने कहा, घोटाले में शामिल हर व्यक्ति को सजा दी जाएगी, चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। सीबीआई ने राकेश खन्ना और समीर ठकराल को कोर्ट में पेश किया। सीबीआई के वकील ने अदालत में कहा, यह घोटाला सिर्फ एक बैंक घोटाला नहीं है, बल्कि यह एक भारतीय अर्थव्यवस्था पर हमला है। इसमें नेताओं, नौकरशाहों और अंतर्राष्ट्रीय गिरोह की साजिश शामिल है। कोर्ट में सारे सबूत पेश किए गए। समीर और राकेश खन्ना के बीच की कॉल रिकॉर्डिंग, जिसमें घोटाले की योजना थी। स्विस बैंक अकाउंट की डिटेल, जिसमें नेताओं का काला धन छुपा था। फर्जी कंपनियों के दस्तावेज, जिनसे घोटाले का पैसा बाहर भेजा गया था। कोर्ट ने समीर और राकेश खन्ना को उम्र कैद की सजा सुना दी। साथ ही 2 केंद्रीय मंत्रियों और कई उद्योगपतियों पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया गया। घोटाले का पर्दाफाश होते ही देश भर में जनता का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। मीडिया ने भी इस घोटाले को जमकर दिखाया। भारत का सबसे बड़ा बैंक घोटाला, 1.5 लाख करोड़ का स्कैम, सत्ता और माफिया का गठजोड़, कौन है असली गुनहगार। सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर चीन और यूरोप में भी छापेमारी हुई। स्विस पुलिस ने 2 अरब रुपए के हवाला रैकेट का भंडाफोड़ किया। चीन में 4 बड़े माफिया सरगनाओं को गिरफ्तार किया गया, जिनका सीधा लिंक समीर ठकराल और राकेश खन्ना से था। घोटाले के मास्टरमाइंड जेल में पहुंच गए। सीबीआई ने घोटाले में शामिल 3000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। लेकिन इस केस ने भारत में भ्रष्टाचार और बैंकिंग व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या सरकार अब ऐसे घोटालों को रोकने में सक्षम होगी? क्या भ्रष्ट नेता और अधिकारी अब भी बच पाएंगे? यह घोटाला सिर्फ पैसे की लूट नहीं था, बल्कि यह देश की आर्थिक नींव को हिलाने की साजिश थी। सीबीआई ने जनता को चेतावनी दी कि बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा रखें, लेकिन सतर्क रहें। ऐसे घोटालों के खिलाफ आवाज उठाएं। घोटाले का खुलासा होने के बाद समीर को जेल में डाल दिया गया। लेकिन एक दिन सीबीआई के मुख्यालय में समीर का एक मेल आया, जिसमें लिखा था, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, असली खिलाड़ी अब भी आजाद है। सीबीआई ने मेल की जांच की तो पता चला कि यह स्विस सर्वर से भेजा गया है। इसका मतलब घोटाले का असली मास्टरमाइंड अब भी बाहर था। क्या यह किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का हिस्सा था या समीर का कोई और साथी? घोटाला खत्म हो गया, लेकिन उसकी परछाई अब भी बरकरार थी। क्या सीबीआई को कभी असली मास्टरमाइंड मिलेगा, या यह एक रहस्य बनकर रह जाएगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक और दिल दहला देने वाली क्राइम डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद।